दिया, आज मेरी तबीयत खराब है तो मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। आज तू अकेले ही चली जा। तू नहीं जाएगी तो मेरा मन क्लास में कैसे लगेगा? हम दोनों हमेशा एक साथ ही जाते हैं ना। हाँ, लेकिन आज तो मैं नहीं जा पाऊंगी। पर मेरी वजह से तू कॉलेज ऑफ मत करना। तू आज अकेले मैनेज कर ले, कल से मैं पक्का जाऊंगी। ठीक है। हाँ दिया बेटी, रिमी ठीक बोल रही है। तुम दोनों इतनी अच्छी सहेली हो, लेकिन जब शादी हो जाएगी तब तो दोनों अलग अलग ससुराल में चले जाओगे। तब क्या होगा? वो बाद में देखा जाएगा आंटी। अभी मैं चलती हूँ, तू जल्दी से ठीक हो जा। शाम को मिलते हैं। रिमी और दिया दोनों बचपन से ही बहुत अच्छी सहेली है। बचपन में दोनों एक ही स्कूल में थे और अब एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। बचपन से अब तक एक दूसरे को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। इसके कुछ दिन बाद रिमी जब बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो तू पूरी तरह से ठीक हो गई है, तो चल आज शाम कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है, चल। लेकिन कहाँ जाएंगे? पहले मूवी देखेंगे, फिर शॉपिंग। उस दिन वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। फिर दूसरे दिन कॉलेज में। प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? जी लिफ्ट से सीधा जाइए, सामने प्रिंसिपल का रूम मिल जाएगा। थैंक यू। आकाश तो चला जाता है, लेकिन पहली नजर में ही दिया को आकाश बहुत अच्छा लगने लगा। उस दिन से दिया को प्यार का रोग लग गया। वो हर वक्त आकाश के बारे में ही सोचती रहती थी। उसको देखकर रिमी को भी दिया की दिल की हालत पता चल जाती है। कौन है वो खुशनसीब? मतलब किसकी बात कर रही है तू? उसी का जिसने तुम्हारा दिल चुरा कर बैठा है। तुझे कैसे पता चला? तेरी हालत देखकर ही तो पता चल जाता है कि तुझे प्रेम रोग लगी है। अब जल्दी बता, वो है कौन? उस दिन कॉलेज में एक लड़का प्रिंसिपल सर के रूम के बारे में पूछ रहा था ना। अच्छा, वो तो आकाश है। अच्छा लड़का है, मैं जानती हूँ उसे। तू फिक्र मत कर, मैं तेरा मामला सेटल कर दूंगी। फिर रिमी आकाश और दिया को मिलवा देती है। इधर पहले दिन से आकाश को भी दिया पसंद आ गया था, इसलिए बहुत जल्द दोनों में प्यार का रिश्ता बन जाता है। थैंक यू रिमी, तू अगर ना होती तो आज हम दोनों एक साथ नहीं होते। अरे इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है? दोस्ती ही तो दोस्त के काम आएगा ना। लेकिन उधर अब मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों एक साथ ही शादी करेंगे। इसके कुछ दिन बाद रिमी के घर वाले रिमी के लिए विवेक को पसंद करते हैं और रिमी और विवेक को कहीं मिलकर बात करने के लिए बोलते हैं। तो विवेक रिमी को कॉल करके एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। विवेक की बात खत्म होते ही रिमी दिया को कॉल करती है। हाँ रिमी बोल। सुन ना, वो लड़का है ना जिसे मेरे घर वालों ने देखा है, विवेक। उसने मुझे कल पार्क में बुलाया है अकेले में बात करने के लिए। हाँ, तो अच्छा है ना, एक दूसरे को जान ले। मुझे डर लग रहा है। तू मेरे साथ चलेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन तुम दोनों के बीच मैं तो कबाब में हड्डी बन जाऊंगी ना। ऐसा मत बोल। मैं चाहती हूँ कि तू भी उस लड़के को देखे, और तू रहेगी तो मुझे बात करने की हिम्मत मिलेगी। ठीक है, मैं तेरे साथ कल चलूंगी। फिर दूसरे दिन विवेक उसके भाई विपुल के साथ पार्क में आता है और दूसरी तरफ रिमी दिया को लेकर वहां जाती है। रिमी और विवेक के बीच बहुत अच्छा बातचीत होता है और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उधर विपुल दिया को देखकर पहली नजर में ही दिल दे बैठता है। भाभी, आप तो मुझे और भैया दोनों को पसंद हो, लेकिन आपकी दोस्त भी बहुत सुंदर है। हाँ, वो तो है। आखिर दोस्त किसकी है? दिया ये सब सुनकर तब कुछ नहीं बोली, लेकिन कुछ दिनों बाद। भाभी, आपकी दोस्त से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उससे शादी करवा दो ना। लेकिन दिया तो आकाश से प्यार करती है।
और वो दोनों बहुत खुश भी है। हम दोनों की शादी अगर एक ही घर में होती तो इससे हम दोनों से ज्यादा खुश और कोई होता ही नहीं। लेकिन अब तो ये नहीं हो सकता ना। ये सब सुनकर विपुल का दिल टूट जाता है, लेकिन वो इस बारे में आगे और कुछ नहीं बोलता। कुछ दिनों में विवेक और रिमी की शादी हो जाती है। शादी के बाद रिमी ससुराल में बहुत खुश रहती है, लेकिन विपुल दिया को भूल नहीं पाता। वो उदास रहने लगता है। विपुल भैया, आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। दिया आपके लिए नहीं बनी है, आप उसे भूल जाइए। वो आकाश के साथ बहुत खुश है। आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, अपनी करियर में ध्यान दीजिए। आप शायद सही कह रही हैं भाभी, मैं जरूर कोशिश करूंगा। फिर विपुल दिया को भुलाने के लिए काम पर ध्यान देता है, लेकिन वो दिया को किसी भी हाल में भूल नहीं पा रहा था। उधर रिमी के बिना दिया भी उदास हो जाती है, तो उसकी उदासी दूर करने के लिए आकाश एक दिन शाम को दिया को अपने घर में बुलाता है। आकाश बहुत अच्छे से घर को सजाता है। दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं। फिर दोनों प्यार में एक दूसरे में खो जाते हैं। इसके 1 महीने बाद दोनों सहेलियों की मुलाकात होती है। कैसी है तू? और आकाश कैसा है? हम दोनों तो ठीक है, तू बोल। हाँ, सब ठीक है। बस विपुल की वजह से थोड़ी परेशान हूँ। तू तो जानती है ना कि वो तेरा कितना दीवाना है। पर छोड़, हम दोनों बहुत दिनों बाद आज मिल पाए हैं। आज हम अपनी बात करेंगे। हाँ, ये तो सही बात है। और तुझे एक खबर भी देनी है। क्या है? बोल जल्दी। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये तू क्या बोल रही है? ये सब कैसे? एक दिन मैं आकाश के घर गई थी डिनर करने, तभी। ठीक है, समझ गई। लेकिन अब क्या? आकाश को बताया क्या? हाँ, उसे बताया है। अगले महीने ही हम दोनों शादी कर लेंगे। हाँ, ये सही होगा। फिर शादी का दिन आ जाता है। दिया दुल्हन बनकर तैयार थी। आकाश शादी करने के लिए दुल्हा बनकर कार में आ रहा था। तब अचानक दूसरी तरफ से आते हुए ट्रक के साथ आकाश की गाड़ी की टक्कर हो जाती है। तुरंत सबको अस्पताल ले जाया जाता है। पेशेंट की हालत बहुत खराब है, हम कुछ नहीं कह सकते। ये सुनकर दिया और आकाश के घर वाले एकदम टूट जाते हैं। आकाश को भी ये महसूस होने लगा कि वो अब नहीं बचेगा, तो वो दिया को बुलाता है। मैं शायद अब ज्यादा देर तक चिंता नहीं रहूंगा। दिया, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना और हमारा बेबी का भी ध्यान रखना। दिया। कुछ ही दिनों में आकाश की मौत हो जाती है। दिया की रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी आकाश? तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़ कर क्यों चले गए? मैं जी कर क्या करूंगी? अपने बच्चे को कैसे इस दुनिया में लाऊंगी? ऐसा नहीं बोलते। तेरे साथ अब एक और जिंदगी जुड़ी है, तुझे उसका भी ख्याल रखना है। नहीं, मैं मर जाना चाहती हूँ। रिमी दिया को बहुत समझाती है, लेकिन रिमी के चले जाते ही दिया खुदकुशी करने के लिए रात को निकल जाती है। वो नदी में छलांग लगाने के लिए एक ब्रिज पर चढ़ जाती है। नदी की तरफ देखकर वो आकाश के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगी। तभी विपुल वहां से कार लेकर घर लौट रही थी। दिया को ऐसा करते देख वो जल्दी से कार से उतरकर दिया के पास जाता है, और जैसे ही दिया नदी में छलांग लगाने जाती है, विपुल उसे पीछे से जकड़ लेती है। ये तुम क्या करने जा रही थी? मुझे छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। तुम्हारी पूरी जिंदगी अभी पड़ी हुई है, तुम क्यों इसे खत्म करने पर तुली हुई हो? क्योंकि मैं अगर जिंदा रहा तो बदनामी मेरा पीछा करता रहेगा। फिर दिया अपनी पूरी घटना विपुल को बताती है।
मेरा बच्चा नाजायज कहलाया जाएगा और मुझे बदचलन। ये जिंदगी मैं नहीं जीना चाहती। तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम अगर राजी हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे बच्चे को भी अपना नाम देना चाहता हूँ। दिया तब राजी हो जाती है और घर वापस आ जाती है। विपुल भी घर जाकर रिमी को सब बताता है। ये सुनकर रिमी बहुत खुश होती है और खुद सारा इंतजाम करके विपुल और दिया की शादी करवाती है। दोनों सहेली अब एक साथ खुशी से रहते हैं। दिया भी धीरे धीरे विपुल से प्यार करने लगती है और कुछ महीने बाद दिया एक गुड़िया जैसी लड़की को जन्म देती है, जिसे देख विपुल बहुत खुश हो जाता है। सीता की शादी को 4 साल गुजर गए थे, लेकिन रवि और सीता की कोई औलाद नहीं था। वो लोग शहर में रवि का छोटा भाई अनुज के साथ रहते थे। रवि का अपना बिजनेस था। अनुज कॉलेज में पढ़ता था। वो बहुत ही समझदार और शांत मिजाज का था। औलाद ना होने के कारण पड़ोस के लोग सीता को ताना दिया करते थे, मगर फिर भी सीता हमेशा खुश रहा करती थी और लोगों की बात को अनसुना कर देती थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। पढ़ाई खत्म होने के बाद अनुज की नौकरी एक बड़े ऑफिस में लग जाता है और एक दिन जब सब खाना खा रहे थे, तब सीता अनुज से कहती है, अनुज भैया, अब तो तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए। अब तो तुम अच्छे खासे कमाने लगी हो। क्यों, क्या कहते हैं आप? हाँ हाँ, सही कहती हो तुम। अब हमारा अनुज बड़ा हो गया है। क्या भाभी, आप भी? और नहीं तो क्या, अब मुझे भी तो आराम चाहिए ना देवर जी। अच्छा भाभी, अब आप जैसा अच्छा समझे। सीता अब अपने देवर के लिए रिश्ता तलाश करने लगी। ऐसे ही एक दिन अनुज आकर सीता से कहता है, भाभी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। उसका नाम सपना है। वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। और उस दिन मैंने भैया के कारण आपको कुछ नहीं बताया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम मुझे सपना के माता पिता से मिलाने की तैयारी करो, तब तक मैं तुम्हारे भैया से बात करती हूँ। अनुज के भैया भाभी सपना के माता पिता से बात करते हैं और कुछ ही दिनों में उन लोगों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। सीता सपना को बिल्कुल अपनी छोटी बहन जैसा मानती थी, लेकिन सपना सीता को बांझ होने के कारण पसंद नहीं करती थी। सपना, आ जाओ, नाश्ता रेडी है। सुबह सुबह मुझे आपका चेहरा नहीं देखना है। आप रख दीजिए, मैं खा लूंगी। सपना की माँ ललिता जी बहुत ही लालची औरत थी। उसकी नजर रवि के जायदाद पर था, इसलिए वो हमेशा अपनी बेटी को उसकी जेठानी के खिलाफ भड़काती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, सपना बेटा, कैसी है तू? हाँ माँ, मैं अच्छी हूँ। अच्छा सुन, तेरे पास तेरी जेठानी तो नहीं है ना? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? देख सपना, उस औरत से बचकर रहना। वो औरत बांझ है, बांझ। और याद रखना, अगर तू उस घर को औलाद देती है तो वो सारी जायदाद तेरी हो जाएगी। मेरी बात समझ रही हो ना? हाँ माँ, मैं समझ गई। कुछ दिनों में सपना की माँ की प्लान सफल होने लगा। सपना, क्या हुआ तुम्हें? भैया, भाभी, जल्दी आओ। सब भाग कर आते हैं। फिर रवि डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर चेक करने के बाद अनुज से कहता है, घबराइए नहीं, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। क्या सच में? सब बहुत खुश होते हैं। सब चले जाने के बाद, माँ, तुम्हारे प्लान कामयाब होने वाला है।
मैं माँ बनने जा रही हूँ। बहुत खूब। अपनी जेठानी से अपनी सेवा करवाना। सपना सबके सामने सीता से अच्छे से बात करती थी, लेकिन अकेले में ताना दिया करती थी और उनसे अपनी सेवा करवाती थी। मगर सीता बहुत ही अच्छी औरत थी। वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी, इसलिए शायद भगवान उसकी मनोकामना पूरी करती है। 1 महीने के अंदर सीता भी माँ बनने वाली थी। घर में सबको दुगनी खुशी मिलती है, मगर इस खबर से सपना जल भुन जाती है। सपना के दिमाग में शैतानी हरकत आ रही थी। वो अपनी जेठानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगी, पर किसी बार भी कामयाब नहीं हो पाती है। ऐसे ही देखते देखते 9 महीना बीत जाते हैं। एक दिन दोनों बहुएं मंदिर में पूजा करने जाते हैं। तब मंदिर के आसपास कोई नहीं था। सपना सीता को गिराने के लिए मंदिर के सीढ़ी पर पानी गिरा देती है। सीता जब उस पर पैर रखने वाली होती है, तभी अरे, मैं तो माँ की चरणों की फूल लेना ही भूल गई। तब सीता मंदिर के अंदर फिर से चली जाती है फूल लेने के लिए, और सपना को भी फूल लेने के लिए आवाज लगाती है। सपना, आकर माँ के चरणों के फूल ले जा। सपना हड़बड़ाहट में भूल जाती है कि उसने सीढ़ी पर पानी गिराया है, और वो खुद अपने ही जाल में फंस जाती है। सीढ़ी चढ़ते समय पैर फिसलकर सीढ़ी से गिर जाती है। सपना! सभी वहां आ जाते हैं और सपना को अस्पताल में ले जाते हैं। टेंशन में सीता को भी वही दर्द होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर सीता को भी अंदर लेकर जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर कहते हैं, मुबारक हो, सीता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। और सपना कैसी है? माफी चाहता हूँ, मैं आपके बच्चे को बचा नहीं पाया और अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। सब उदास हो जाते हैं। अनुज एकदम टूट जाता है। अंदर से सीता सारी बात सुन लेती है। वो अनुज को बुलाती है। भैया, तुम मेरे बेटे को सपना के पास लेटा दो। भाभी, आप यह क्या कह रही हैं? भगवान ने तो मुझे 2 बच्चे दिया है। एक अगर सपना के गोद में पलेगा तो इसमें क्या बुराई है? हाँ अनुज, सीता सही कह रही है। तुम मुन्ने को ले जाओ और सपना का ख्याल रखो। और हाँ, सपना को ये सब नहीं बताना, वरना वो ये सदमा सहन नहीं कर पाएगी। वाकई आप लोग मेरे भैया भाभी नहीं, बल्कि मेरे माता पिता हैं। कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन ललिता अपनी बेटी को देखने आती है। मेरी बेटी ने तो एक बेटे को जन्म दिया है, और इसे देखो, लड़की को जन्म दिया है। मेरे बेटी ने इस घर को वारिस दिया है। तो क्या हुआ, हमारे घर में लड़का लड़की एक समान है। तब ललिता सपना को अकेले में ले जाकर कहती है, देख बेटी, तू अपने बेटे को संभाल कर रखना, वरना इस औरत की नजर लग जाएगी। समझ रही है ना मेरी बात? हाँ माँ, घबराओ नहीं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन अचानक मुन्ने की तबीयत बहुत खराब हो जाता है। तब घर में दोनों भाई में से कोई भी नहीं था। मुन्ने को अचानक बहुत तेज बुखार कैसे आ गया? जरूर तुमने ही कुछ किया होगा दीदी। ये तुम कैसी बात कर रही हो? मुन्ना मेरा भी तो अपना है। बस करो दीदी, मैंने बेटे को जन्म दिया है ना, इसलिए आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप मेरे मुन्ने का नुकसान करना चाहती है। सपना मुन्ने को लेकर अपनी माई के चली जाती है। सीता रोती रहती है। जब अनुज और रवि घर आते हैं, तब सीता उन्हें सारी बात बताती है। रवि और अनुज सपना के पास जाते हैं। सपना, कहाँ हो? बाहर आओ। सपना और उसकी माँ बाहर आती है। यहाँ क्या करने आई हो? चलो अपने घर। मैं तुम्हारी भाभी के साथ नहीं रहूंगी। इससे मेरे मुन्ने की जान को खतरा है। वो मेरे बच्चे को मार देना चाहती है। उस घर से तुम्हारे भैया भाभी को निकलना होगा, तभी मैं जाऊंगी। अनुज को ये बात बर्दाश्त नहीं होता। अरे, मंदिर से भगवान ही निकल जाएंगे तो वह मंदिर रहने का क्या फायदा?
और रही बात मुन्ने का, तो आज सुन लो, यह बच्चा तुम्हारा नहीं, भाभी का है। क्या मतलब? तब अनुज सपना को सारी बात बताता है। सब सुनकर सपना के आंखों में आंसू आ जाती है और उसकी माँ को भी उसकी गलती का एहसास होता है। तब सपना तुरंत घर लौट आता है। भाभी, मुझे माफ कर दो, आप देवी है। अरे पगली, तू तो मेरी छोटी बहन जैसा है, मैंने कब का तुझे माफ कर दिया है। उस दिन के बाद सब एक साथ खुशी खुशी सुखी जीवन बिताने लगते हैं।